देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा की सीटें और थालापति विजय की सरकार 5 साल चलाने की रणनीति पर पूरी तरीके से मिशन मोड में काम कर रही है थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी गठबंधन दोस्तों, जिसके बाद थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी गठबंधन ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। बताएंगे कैसे बहुमत के नंबर को कम कर दिया गया है दोस्तों। थालापति विजय की सरकार को और मजबूत करते हुए राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की एक सीट को पूरी तरीके से फिक्स कर लिया गया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, जहां पर अचानक से एनडीए गठबंधन के 3 विधायकों के पलटी मारने के बाद स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है। इसी के साथ में बताएंगे कहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता का ऑडियो हो गया वायरल, जिसमें वो बोल रही हैं कि आम जनता बेहद नाराज है और कांग्रेस पार्टी की राज्य के अंदर बनेगी वापस से सरकार। और मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत करने के बाद राहुल गांधी ने दलित समाज के लोगों से बातचीत के दौरान एक बड़ी कहानी बताई है दोस्तों। बताएंगे कैसे राहुल गांधी बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी और दलित समाज के बीच में दूरियां कैसे बढ़ गई थी दोस्तों। और इसके बाद बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने बड़ी गलती को स्वीकार किया है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय की सरकार 5 साल तक चलेगी, इसकी गारंटी जब तक नहीं मिल जाती तब तक इसी तरीके से कांग्रेस और थालापति विजय हृदय परिवर्तन करवाते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय की सरकार तो बन गई दोस्तों, लेकिन थालापति विजय के पास अपने दम पर या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा 117 नहीं है दोस्तों। और इस बात की कसक उनके मन में रह गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद और 2 मंत्री पोस्ट देने के बाद कांग्रेस पार्टी और थालापति विजय ने मिलकर बहुमत का आंकड़ा जुटाने का पूरा प्रयास शुरू कर दिया है दोस्तों। और पहले ही स्ट्रोक में पार्टी और गठबंधन को मिली है बड़ी सफलता दोस्तों। आपको बता दें कि अब तक तमिलनाडु के अंदर 118 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा चल रहा था और कांग्रेस पार्टी थालापति विजय का मिलाकर आंकड़ा 112 तक ही पहुंच रहा था दोस्तों। लेकिन अब ये घटकर यानी बहुमत का आंकड़ा अब घटकर 115 पहुंच गया है। कारण ये है दोस्तों कि थालापति विजय के साथ में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 एनडीए गठबंधन के विधायक आ गए हैं। जो अपडेट है वो ये कि मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुमार वेल अपनी पार्टी छोड़कर यानी एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन की पार्टी छोड़कर और पार्टी से इस्तीफा देकर थालापति विजय की पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। ऐसे ही पेरुंदुरई विधानसभा सीट से एस जय कुमार ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, विधायकी से इस्तीफा देकर उपचुनाव में जाने का फैसला लिया है दोस्तों। और धारापुरम से पी सत्यभामा ने अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हुए यानी तीनों विधायकों ने अपने विधायकी से इस्तीफा देते हुए थालापति विजय की पार्टी का दामन थाम लिया है दोस्तों। और अब एआईएडीएमके पार्टी यानी एनडीए गठबंधन बीजेपी की सहयोगी के पास विधायकों की संख्या जो पहले 47 हुआ करती थी अब वो घटकर 44 रह गई है दोस्तों। और थालापति विजय की पार्टी के पास 107 विधायकों का समर्थन है और 5 कांग्रेस पार्टी के पास है और 112 का आंकड़ा ये अपने आप मिलकर पहुंच जाते हैं। और पहले बहुमत का आंकड़ा जो 118 हुआ करता था दोस्तों अब वो घटकर 115 हो गया है, यानी थालापति विजय बहुमत के काफी करीब आ गए हैं दोस्तों। उनको अब लेफ्ट पार्टी और वीसी के पार्टी पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे में एक बात जो क्लियर है वो ये कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर जोर शोर से काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट यहां से जिताकर पार्टी को देनी है दोस्तों। यानी तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की सीट जीतना चाहती है और थालापति विजय राज्यसभा के उपचुनाव यानी शनमुगन के द्वारा जो सीट खाली की गई है दोस्तों, उपचुनाव हो रहे हैं 18 जून को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जानी चाहिए। इसकी तैयारी के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने थालापति विजय के साथ मिलकर विधायकों को अब थालापति विजय की पार्टी में शामिल करवाना शुरू कर दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं दोस्तों, जहां पर थालापति विजय के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर लगभग सारी सीटें जीत कर आएंगे दोस्तों, तो कुल मिलाकर थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की स्थिति में आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी ने थालापति विजय के साथ गठबंधन करके एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, इससे पार्टी को काफी मदद मिल रही है, चाहे राज्यसभा में अपनी पार्टी को मजबूत करना हो या फिर दक्षिण के एक राज्य तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी के विस्तार का मामला हो। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ साथ बातें कितनी भी दबा लो दोस्तों आखिरकार खुलकर सामने आ ही जाती है। मामला छत्तीसगढ़ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जहां पर भरतपुर के सोनहत विधानसभा सीट से विधायक रेणुका सिंह जो बीजेपी की एक टाइम में मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर दावेदार मानी जा रही थी दोस्तों, बीजेपी के सीनियर नेता के एक नहीं बल्कि 2 ऑडियो वायरल हो गए हैं दोस्तों। वायरल ऑडियो में विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए ऑडियो में बीजेपी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहती है कि हमारी पार्टी और संगठन से आम जनता नाराज है और राज्य के अंदर आम जनता की नाराजगी के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है दोस्तों। रेणुका सिंह कह रही है कि सरकार ऊपर से संचालित हो रहा है और सीएम बनाकर तुरंत हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर के लोग भी बहुत खुश हैं। राज्य के अंदर फिर से भूपेश बघेल की सरकार बनने जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री दोस्तों। कई बार विधायक वो मानती है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार की वापसी होने जा रही है, क्योंकि जनता नाराज है दोस्तों। अब जब ऑडियो वायरल हुआ और ये ऑडियो वायरल किसी ऐसे अरे गहरे आदमी ने नहीं करवाया दोस्तों, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष महामंत्री मनोज साहू के
के द्वारा वायरल कराया गया। दोस्तों इसके बाद बीजेपी वालों ने छत्तीसगढ़ के अंदर डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके बाद बीजेपी की मंत्री बोल रही है कि मेरा एआई वाला ऑडियो वायरल कर दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा का ही नेता, भाजपा के ही वरिष्ठ नेता का ऑडियो जारी करते हुए बताता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने का दावा बीजेपी के वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अब बीजेपी के लोग इस मामले पर ऑडियो को मानने को तैयार नहीं है और एआई बताकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने ही आपस में गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक दूसरे के खिलाफ अब शिकायत करवा रहे हैं और मनोज साहू ने विधायक रेणुका सिंह की शिकायत भी की थी, जिसके बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने मनोज साहू को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और वायरल ऑडियो में विधायक रेणुका सिंह का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। वायरल वीडियो क्लिप कथित तौर पर जो नजर आ रहा है दोस्तों, उसमें कहा जाता है कि अगर वो लड़ेगा तो मैं 5 करोड़ रुपए निकालूंगी, मेरी जितनी जमा पूंजी है सब खर्च करूंगी। कुल मिलाकर दोस्तों पार्टी के अंदर आपसी मतभेद और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा, इससे पता चलता है कि राज्य के अंदर किस तरीके की स्थिति हो चुकी है। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी दलित समाज के लोगों से बातचीत कर रहे थे दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के ऐसी डिपार्टमेंट के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आता है। राहुल गांधी ने इस दौरान दलित समाज के कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाए जाने को लेकर एक बयान दिया दोस्तों और पार्टी की कमी को भी उन्होंने स्वीकार किया है। जो अपडेट है वो ये कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1980 से लेकर 1990 के दशक में दलित समाज के लोगों के लिए सही कदम उठाए होते तो ना तो जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियां उभरती और न ही दलित समाज के लोग उनकी ओर मुड़ते और परिवर्तन का संदेश देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दलित समाज अब कांग्रेस पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी गलती तो सबक लिखा है और दलित समाज हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी दलित समाज के लोगों के साथ में एकजुटता दिखा रही है और राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस दशक के अंदर कांग्रेस पार्टी को अपने नीति में बदलाव करना चाहिए था, 1980 और 90 में पार्टी नहीं किया, जिस तरीके से एक नया मूवमेंट उपज रहा था, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। ऐसे में राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपनी गलती मानी है, पार्टी की गलती मानी है, लेकिन इसका सुधार करते हुए कांग्रेस पार्टी में प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है दोस्तों। और वैसे भी 2024 के चुनाव में सबने देखा कि दलित समाज के लोगों ने भर भर कर कांग्रेस को वोट दिया था दोस्तों। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर फाल्टा विधानसभा सीट बीजेपी जीत जरूर गई दोस्तों, लेकिन बैलेट पेपर को लेकर एक ऐसी खबर आ गई कि भाजपा वाले खुद की रणनीति में बुरी तरीके से फंस गए हैं दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने कहा था कि वो फाल्टा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी वापस लेते हैं, नामांकन वापस लेते हैं दोस्तों। इसके बावजूद जो ईवीएम में वोट पड़े दोस्तों और जो बैलेट पेपर के चुनाव कराए गए तो उसमें पता चला कि सबसे ज्यादा वोट तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को पोस्टल बैलेट से मिला है दोस्तों, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा के लोग रहे दोस्तों और 15 से ज्यादा बैलेट पेपर के वोट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिला है दोस्तों, जबकि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बावजूद ईवीएम के बैलेट पेपर के अंदर तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप लोग इस पैटर्न पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। यानी एक की विडंबना है दोस्तों, जो पार्टी का उम्मीदवार नहीं लड़ रहा उसको भी बैलेट पेपर के अंदर सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है, यानी आम जनता किस ओर अपना वोट देना चाहती थी, इसका ही संकेत तो मिल ही गए हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले डीडी के पत्रकार ने एक बार ऐसी गलती कर दी दोस्तों कि राहुल गांधी का पारा फिर चढ़ गया। जो अपडेट है दोस्तों वो ये की नीट का पेपर तो लीक हुआ ही है दोस्तों, वहीं पर सीबीएसई के अंदर बच्चों की पेपर की चेकिंग को लेकर जोरदार तरीके का विवाद जारी है दोस्तों, यानी ओएसएम को लेकर विवाद हो रहा है। विवाद इसलिए है क्योंकि जो पेपर चेक किया गया है दोस्तों काफी मुश्किल से चेक किया गया है और बच्चों को कम मार्क्स दिए गए हैं, कम नंबर दिए गए हैं, जिस कारण से बड़ी संख्या में बच्चे दोबारा से पेपर चेक कराने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक मुद्दा उठाते हुए दोबारा से कॉपी चेक कराने की मांग, यानी पेपर में दोबारा से मार्किंग को लेकर जब एक छात्र को गलत पेपर दे दिया गया दोस्तों तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर जोरदार तरीके से विरोध किया। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने उस बच्चे को बीजेपी से सवाल पूछने के मामले पर पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिया दोस्तों, यानी एक बच्चे को परेशान किया गया। यानी इस पूरे मामले को लेकर अब राहुल गांधी मैदान में कूदे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्थान को धांधली का प्रतीक बना दिया है। दशकों के बाद सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में इतने गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 18 लाख से ज्यादा यानी 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते के अंदर ओएसएम गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी की जा रही है। शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत चेक की गई, गलत जांच की गई, न्याय की मांग के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाता है तो उसे बीजेपी आईटी सेल वाले एंटी नेशन बताकर, यानी देश विरोधी बताकर, सोरोस का एजेंट बताकर, डीप स्टेट का हिसाब बताकर उसकी आलोचना करते हैं दोस्तों। 17 साल के बच्चे अपने भविष्य के लिए आवाज उठाते हैं तो बीजेपी के लोग उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। जब ये मामला खुलकर सामने आया दोस्तों तो उसके बाद पता चला कि इस बच्चे को देशद्रोही बताने वाला डीडी न्यूज पर काम करने वाला एक एंकर है जिसने राहुल गांधी के खिलाफ उल्टा बयान दिया था। फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर घेरते हुए यानी दूरदर्शन घेरते हुए जोरदार तरीका विरोध किया था दोस्तों। अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये की
ऐसे वेदांत श्रीवास्तव यानी जिनको सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी बताया गया, सवाल पूछने पर दोस्तों उनसे मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के युवा नेता पहुंच गए। पूर्व एनएसयूआई के अध्यक्ष पहुंच गए दोस्तों, वरुण चौधरी पहुंचे और उन्होंने जाकर छात्र का समर्थन करते हुए उसे कहा कि आप अपनी आवाज को उठाइए, आपके साथ में पूरा का पूरा इंडियन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एक साथ खड़े हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आवाज को दबाने की कोशिश की गई है उस आवाज को और ज्यादा सुर देने की जरूरत है, और एकदम सही किया कांग्रेस पार्टी ने। तो अपनी राय जरूरी करता है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाली पार्टी को बड़े लंबे समय तक भी प्रायश्चित करना पड़ता है। दोस्तों अब जो अपडेट है वो ये कि राज्यसभा के होने वाले चुनावों के बीच में यानी 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे दोस्तों। उससे पहले राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को सोमवार को बीते दिन एक इस्तीफे का पत्र सौंप दिया जाता है। दोस्तों राज्यसभा के सांसद देवाशीष सामंत राय ने अपना इस्तीफा राज्यसभा के चेयरमैन को दे दिया है दोस्तों। इस्तीफा देने के साथ ही बीजू जनता दल के ये राज्यसभा के सांसद कम हो गए हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का, बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया है दोस्तों। यानी एक टाइम में बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी को जमकर समर्थन करती थी दोस्तों, आंख बंद करके सपोर्ट करती थी, लेकिन आज बीजू जनता दल को धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निकल गई है दोस्तों। और जो बचे हुए थोड़े बहुत राज्यसभा के सांसद है वो भी पलटी मार रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नीट के पेपर लीक के मामले के खिलाफ एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में जाकर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया दोस्तों। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम छात्रों के साथ अन्याय कतई नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता मौजूद थे दोस्तों। इसी के साथ में तमिलनाडु सरकार ने किसानों के कर्ज माफी का बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, जो मैनिफेस्टो का हिस्सा था और आखिरकार उस वादे को पूरा किया जा रहा है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी ने भी ये वादा किया था और कांग्रेस को पता था कि राज्य के अंदर उनकी सरकार नहीं बनेगी, इसके बावजूद कांग्रेस ने वादा किया था दोस्तों। लेकिन अब राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की खुशी में कांग्रेस पार्टी इस वादे को पूरा करने के लिए थालापति विजय के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है दोस्तों। 5 कांग्रेस पार्टी के विधायक और थालापति विजय के सारे विधायक एकजुट होकर किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और बताया जा रहा है कि किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है दोस्तों। यानी 50,000 के कर्ज सारे माफ कर दिए जाएंगे और एक तरीके से कर्ज माफी का एक बड़ा फैसला होने जा रहा है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राज्य की यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो संस्थानें हैं दोस्तों, जो तेल की कंपनियां हैं, उन्हें लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो अपडेट है वो ये की सरकार के द्वारा चलाई जा रही तेल कंपनियों को लेकर एक अपडेट आई है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया गया है कि जो सरकार की तेल कंपनियां हैं उनको जबरदस्त तरीके का मुनाफा हो रहा है। जो चौथा क्वार्टर था उसमें 41% का मुनाफा हुआ है। इस मामले को लेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जो राज्य के तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको तो जबरदस्त तरीके का मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ऐसी 3 कंपनियों के बारे में जानकारी दी गई है जो 90% देश के तेल का निर्यात करवाता है, यानी बाहर से मंगाकर भारत के अंदर तेल बेचता है। ऐसे में इन कंपनियों को जो मुनाफा हुआ है उसे लेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि 40% का ग्रोथ हुआ है और इसके बावजूद हमारे देश के अंदर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी जबरदस्त तरीके से घट गई, इसके बावजूद तेल की कीमत को बढ़ाए रखना ये अपने आप में एक बौद्धिक क्षमता को तो नहीं दिखाता। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित गूगल डेटा सेंटर के प्रभाव पर आधारित एक वीडियो बनाने को लेकर सरकारी आदेश के बाद इंस्टाग्राम से उस वीडियो को हटा दिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि इन्वायरमेंटल रिपोर्ट क्लियरेंस यानी ERC द्वारा अपलोड किए गए 2 मिनट के वीडियो अमेरिका के बाहर गूगल के सबसे बड़े डेटा सेंटर के खिलाफ लड़ रहे ग्रामीणों को मिले शीर्षक वाली एक लंबी वीडियो रिपोर्ट का हिस्सा था दोस्तों। ये लंबी वीडियो रिपोर्ट अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है। ऐसे में ERC ने डेटा सेंटर उद्योग और इसके मानवीय और पर्यावरण प्रभावों पर एक वैश्विक जांच शुरू की दोस्तों। भारत से संबंधित इस रिपोर्ट में पत्रकार शमशीर यूसुफ और मोनिका झा ने प्रकाशित की इस रिपोर्ट को दोस्तों, जिसमें दलित समुदाय को पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन किए गए और जिसमें कथित तौर पर डेटा सेंटर परियोजना के लिए अपनी जमीन और घर छोड़ने के लिए मजबूर जिन लोगों को किया जा रहा है उनके दुख दर्द को समझाया गया दोस्तों। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस वीडियो को ही हटा दिया जाता है और ERC ने कहा कि इंस्टाग्राम वीडियो को 22 मई को प्रकाशन के 4 दिन के बाद भारत सरकार कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा IT अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत जारी नोटिस के अनुसार प्रतिबंधित कर दिया जाता है। बयान में कहा गया कि इसके बारे में कोई और जानकारी या कारण नहीं बताया गया है। प्रतिबंधित होने से पहले इस वीडियो को कई सारे लोगों ने देखा तो दोस्तों 24 लाख लोगों तक ये पहुंच चुका था, ऐसा दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर डेटा सेंटर को लेकर जो दुनिया भर के अंदर रिसर्च चल रहे हैं दोस्तों, उसमें भारत के अंदर भी ये रिसर्च चल रहा था, लेकिन इसे अलग तरीके से साजिश बताते हुए पेश किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जुड़ लेकर साथ साथ
हार के बाद बिखरने लगी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। दोस्तों अब जो अपडेट है वो ये कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए सोमवार का दिन बीते दिन काफी बुरा रहा। दोस्तों ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक कई सारे झटके लगे। दोस्तों पहले लोकसभा के सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ पार्टी के 91 पार्षदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, और इसे चुनाव के लिए संगठनात्मक तौर पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा गया। दोस्तों दरअसल राज्य के अंदर सरकार परिवर्तन होने के बाद नगर पालिका में इस्तीफों की लहर चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के 91 पार्षदों ने एक एक करके सामूहिक तौर पर इस्तीफा देते हुए भी अपनी सामूहिकता के साथ में बता दिया है कि वो राज्य के अंदर हुए परिवर्तन के बाद पलटी मार रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 7 नगर पालिकाओं के 115 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इसमें सबसे नया नाम जो है वो डायमंड हार्बर नगर पालिका का है, जहां पर 16 पार्षदों में से 8 उपमंडल प्रशासक ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों ये सारे के सारे लोग इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी में वापस शामिल हो जाए और बीजेपी के लिए कोई मार्केट के अंदर कंपटीशन ना रहे। ऐसे में आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार बड़े बड़े वादे करती है एमएसपी को लेकर। हकीकत ये है लेकिन कि ये लोग 30% भी हमारी फसल को नहीं खरीदते हैं, और उसके बाद दावा करते हैं कि इतने हजार करोड़ का एमएसपी दे दिया। हकीकत ये है कि ये लोग यानी केंद्र सरकार के लोग 30% भी प्रोक्योरमेंट नहीं करते, यानी 30% भी फसल नहीं खरीदते। तो ये कैसे केंद्र सरकार के लोग आम जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं, किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसका जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों रेवंत रेड्डी ने बीजेपी सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि 500 रुपए बोनस देने की बातें हमारी सरकार ने की थी और हम बोनस दे भी रहे हैं, और एमएसपी जो मक्के के ऊपर है उस पर भी हमने किसानों को राहत दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार के पास कदम उठाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है एक बड़े परिवर्तन का और खासकर आम जनता के बीच में इसी तरीके से बीजेपी को एक्सपोज करने का, दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इसी के साथ में मुरादाबाद एयरपोर्ट पर सोमवार को अचानक से एक बड़ा हादसा होते हुए बचा। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि मुरादाबाद एयरपोर्ट पर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी विमान के अंदर तकनीकी खराबी आ जाती है। दोस्तों कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और जानकारी के अनुसार विमान रनवे पर टेक ऑफ की तैयारी में था, तभी अचानक से उसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों इसे धुआं निकलने लगा और इस दौरान विमान के अंदर मौजूद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वो कैसे बचे, बाल बाल बचे दोस्तों, और एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई, तब जाकर एहतियात के तौर पर विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया दोस्तों, और मुख्यमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तकनीकी टीम ने विमान की जांच शुरू कर दी दोस्तों, और खराबी के कारण का पता लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कई सारे अभी हाल फिलहाल के दिनों में उप मुख्यमंत्री गंभीर मामलों में जैसे तैसे पकड़े गए दोस्तों, बाद में जैसे तैसे बचे हैं। यानी इससे पहले आप लोगों को याद होगा अजित पवार वाला मामला, और उसके बाद शिंदे को लेकर भी आए दिन ये खबर सामने आती रहती है कि कभी उनका विमान खराब हो जाता है, कभी कुछ होता रहता है। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के विमान के बारे में। इसी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा दोस्तों, और इस पत्र में कहा गया है कि बीजेपी के पास झारखंड के अंदर दूर दूर तक बहुमत का कोई आंकड़ा नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव अमूमन इस्तेमाल किया जाता है एक हथियार के तौर पर, ताकि विपक्ष की पार्टी में फूट पड़े और खासकर किसी बड़े उद्योगपति को राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी समर्थन कर देती है। और आप लोग जानते हैं कि बाद में लोग कैसे पलटी मारते हैं दोस्तों, और विधायकों को कैसे तोड़ा जाता है। तो झारखंड के अंदर भी उसी तरीके की हरकतें अपनाने की कोशिश की जाने वाली है दोस्तों। इसी बात की आशंका को लेकर विरोध जताया गया है। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश से कहते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। एक तरफ विदेश जाने पर लोगों को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, और खुद 5 देशों का दौरा करके लौटे हैं, जहां वे इटली के प्रधानमंत्री मेलोडी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि जनप्रतिनिधि है नरेंद्र मोदी, और विदेश में किसी प्राइवेट चॉकलेट कंपनी का प्रचार करने का काम प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट कंपनी का प्रचार करने के लिए अपनी डिप्लोमेसी में प्रचार करने के लिए पहुंच रहा है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस मामला है दोस्तों, और केवल हवा वाली बातें हैं। एक प्रधानमंत्री को संजीदा होना चाहिए दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि उनको संजीदगी से कोई मतलब नहीं है, और जाकर हंसी मजाक ठिठोली के चक्कर में आम जनता और खासकर दोस्तों देश की जो प्रतिभा है, देश का जो सम्मान है, जो प्रभाव है, उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच के मांग को लेकर इनकार कर दिया। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि इतना भावुक होने की क्या जरूरत है, अभी तो ये शुरुआत है, आप लोग इतना ज्यादा भावुक मत होइए, इस मामले को लेकर आगे देखिए क्या होता है, उसके बाद हम कदम उठाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान का जो इस्तेमाल किया गया उस बात को लेकर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोर्ट के कदम का मजाक उड़ाया जाता है, उसका कमर्शलाइजेशन किया जाता है, सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक तौर पर एक टीम बनाई जाती है और जोरदार तरीके का इनको समर्थन मिलता है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता एक बड़ा दावा करते हैं। मनीष तिवारी कहते हैं कि 3 सरकारी तेल कंपनियों को 2025-26 में कुल 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी मुनाफा हुआ है। ये पिछले साल 130% की बढ़ोतरी है, यानी पिछली बार जितना हुआ था उससे 100% ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके बावजूद तेल कंपनियों के द्वारा आम जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि तेल कंपनियों ने जिस तरीके से फायदा लूटा है देश के अंदर, खासकर जब पेट्रोल डीजल के दाम कम थे, तो अब इस मामले को लेकर धीरे धीरे करके एक्सपोज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अभी भी कम है, लेकिन इसके बावजूद आम जनता को महंगाई का डोज दिया जा रहा है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी पहुंचते रहे। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।